जोहार झारखंड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल NCIS के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे द चैप्टर नंबर 2 दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर हमें ये सीखने के लिए बताएगा कि किस तरह से जो भारत का संविधान है और वो एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू एक ड्यू टाइम पीरियड में बना है और किस तरह से द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो रोल है उसकी आज चर्चा करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस चैप्टर और आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज में कुछ बेसिक्स बातें करी हैं कि ये संविधान क्या होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पढ़ा है हमने। फिर तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के बारे में समझना होगा, क्योंकि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इस प्रोसेस को पूरा किया। तो क्या जानना है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ना संविधान सभा। और ये संविधान सभा को जानने के पहले इसका जो जर्मिनेशन कैसे हुआ, ये आइडिया कैसे आया, उसके लिए आपको एक बेसिक टाइमलाइन दिमाग में रखना है। तो जब भी हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा का जो सबसे पहले जो आइडिया है, ये आइडिया 1934 में आया। और 1934 में ऐसा क्या हुआ था ना, 1934 में एम.एन. रॉय, ये नाम याद रखना है कि एम.एन. रॉय ने सबसे पहले जो संविधान सभा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया, मैंने दिया। सो एम.एन. रॉय पुट फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब ना 1934 में। और एम.एन. रॉय कौन थे ना, एम.एन. रॉय ये पॉइनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। द एम.एन. रॉय कौन थे? द पॉइनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, द पॉइनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। और ये किस चीज को एडवोकेट करते थे ना, रेडिकल डेमोक्रेटिज्म को। ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिज्म, ये याद रखेंगे ना। फादर और पॉइनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एम.एन. रॉय, उन्होंने सबसे पहली बार ये आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। और 1935 में कुछ और इसके बाद डेवलपमेंट हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली, द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आइडिया को भी ऑफिशियली डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। तो ऑफिशियली डिमांडेड किसका ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। तो ये 1934 में एम.एन. रॉय से ये आइडिया आया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ना ऑफिशियली डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। तो अब देखते हैं कि 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार डिक्लेयर किया कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भारत का संविधान बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा ना, एडल्ट सफरेज के बेसिस पे बनेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे बनेगा। तो पंडित नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि पंडित नेहरू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय थे, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भारत का संविधान बनेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत का संविधान बनाएगी वो किस बेसिस पे बनाएगी ना, एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, एडल्ट फ्रेंचाइजी या एडल्ट सफरेज। ये एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है ना, जो भी 18 साल से बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड एनी पर्सन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैज द राइट टू वोट। इसको एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड था, आइडिया एम.एन. रॉय 1934 से आया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया। 1938 में क्लियर हुआ कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो किस बेसिस पे बनेगा ना, एडल्ट सफरेज के बेसिस पे और विद द
इंडियंस, मतलब आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना बनेगा। इस डिमांड को अगस्त ऑफ 1940 में ब्रिटिश ने इन प्रिंसिपली इसको एक्सेप्ट किया। तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, दैट इज 1940, जिसपे क्या आया था ना, अगस्त ऑफर। ठीक, अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आया था। तो अगस्त ऑफर में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसका आंसर क्या होगा ना, अगस्त ऑफर 1940। सो इसमें प्रिंसिपली कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा उसको एक्सेप्ट किया पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 चल रहा था और वर्ल्ड वार 2 के बाद में जो पॉलिसीज हैं वो चेंजेज होता है कि मतलब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फाइनल स्टेजेज है इंडियन इंडिपेंडेंस के दौर में थे। तो 1942 इस समय क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ ना, इस समय क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्या ना, क्रिप्स मिशन। ये सर स्टफर्ड क्रिप्स थे, वो क्या थे ना, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और वर्ल्ड वार जो उनका वॉर कमेटी था उसके भी मेंबर थे। तो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स हैं उनका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उनके साथ अच्छी एफिनिटी थी, वो थोड़ा समझते थे चीजों को, इंडियन नेशनलिज्म के फीलिंग्स को। इसीलिए दैट इंडियंस का सपोर्ट और इंडियन का एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव से न क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। लेकिन जो क्रिप्स प्रपोजल है वो क्रिप्स प्रपोजल फेल हुआ कि मुस्लिम लीग ने जो आइडिया क्रिप्स प्रपोजल का था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट कर दिया तो एक तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा तरफ मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में डेडलॉक का सिचुएशन चल रहा था। तो क्रिप्स प्रपोजल एक तरह से एबोर्ट हो गया, इससे कोई इंपॉर्टेंट या कोई सिग्निफिकेंट आउटकम नहीं आया। अब जो क्रिप्स मिशन है, वो क्रिप्स मिशन के बाद और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना कैबिनेट मिशन भेजा गया। ना कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन क्या था ना, कैबिनेट मिशन एक 3 मेंबर कमीशन था, ये 3 मेंबर मिशन था। इसके कौन कौन से मेंबर थे बताइए, इसमें टोटल कितने थे ना, 3 थे। कौन ना, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक, वही क्रिप्स से ना, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर्स थे ना कैबिनेट मिशन का। सो जब क्रिप्स मिशन आया था तो क्रिप्स मिशन किस पॉइंट पे जाकर डेडलॉक हो गया था ना, मुस्लिम लीग डिमांड फॉर कि 2 डोमिनियंस हो, एक इंडिया और पाकिस्तान, और उसके लिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, है ना। तो इसी पॉइंट पे जाकर डेडलॉक हुआ था। तो क्रिप्स मिशन ने एक प्रपोजल बोला कि जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिमांड है उसको रिजेक्ट किया और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, और एक इसको बहुत एक्सटेंड तक मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। तो फाइनली जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के बाद ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बनेगा, ये क्लियर हो गया। ठीक, तो कैबिनेट मिशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना नवंबर 1946 में, जिसके बाद अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो किस तरह से रियलिटी बना। ये डिमांड 1934 से शुरू होता है और ये जाके दैट कैबिनेट मिशन के साथ एक रियलिटी बनता है। सो कैबिनेट मिशन के तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा वो किस तरीके से बनेगा और इसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अब रियलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस तरीके से चाहेगा ना भारत का संविधान बनाएगा। ठीक, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशंस की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज 1938 में यही चीज प्रमोट किया गया था कि किस तरह से बनेगा। तब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली बात कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर 389 मेंबर होंगे। ठीक, और 389 मेंबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, जिसको कि शॉर्ट में बीआईपी बोलेंगे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। तो 2 तरह के उस समय
कॉलोनियल टाइम में जो टेरिटरी थे उसका किस तरह से गवर्नेंस होता था, लाइक कुछ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस फिर दो टाइप के थे, एक थे गवर्नर्स प्रोविंसेस और दूसरा द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, गवर्नर प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो टोटल गवर्नर्स प्रोविंसेस जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो कितना था 11 और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कितने थे 4। ठीक है, तो 389 मेंबर्स का जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा उसमें से ना ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को टोटल कितना मेंबर या कितना सीट एलोकेट किया जाएगा ना 296, और जो प्रिंसली स्टेट्स है उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बच गया 93 सीट्स। और 296 जो सीट्स है ये फिर ना गवर्नर्स प्रोविंसेस जो 11 गवर्नर्स प्रोविंस है वो उसमें कैसे डिवाइड होगा ना 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस को जाएगा 292 सीट्स, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 4 थे इसलिए इनको कितना सीट जाएगा ना 4 सीट्स। तो इस तरह से द 389 मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन किया गया कि टोटल 296 और 93 सीट्स में डिवाइड होगा। इसमें 292 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस को जाएगा और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होंगे उनके पास टोटल 4 सीट्स जाएगा। अब ये जो सीट का क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे दिया जाएगा ना ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। किस बेसिस पे दिया जाएगा ना ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, है ना, इसको याद रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स है और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस है, तो किस बेसिस पे अलोकेट किया जा रहा है ना पॉपुलेशन के बेसिस पे। और इनका जो मेथड ऑफ इलेक्शंस होगा ना, मेथड ऑफ इलेक्शन वो क्या था ना, मेथड ऑफ इलेक्शंस बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ट्रांसफरेबल वोट ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका पूरा नाम क्या था, द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस पूरे चीज को याद रखेंगे ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो पॉपुलेशन जो सीट्स एलोकेशन होगा उसमें से जो पॉपुलेशन को किस कैटेगरी में 3 मेजर कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से ना, जीएसएम, ठीक है, जीएसएम दैट इज द मुस्लिम्स, सिख एंड जनरल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में द प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर आएंगे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के मेंबर आएंगे। उसको किस बेसिस पे सीट एलोकेट होगा ना पॉपुलेशन के बेसिस पे, और पॉपुलेशन को किस कैटेगरी मतलब कौन कौन से कैटेगरी में कम्युनिटी में डिवाइड किया गया ना, जीएसएम में ना मुस्लिम्स, सिख एंड द जनरल। जनरल का मतलब अदर देन मुस्लिम्स एंड सिख, जो भी कम्युनिटी होगा उसको लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसको क्या बोला जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड जनरल कैटेगरी। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रारूप है, जो उसका स्ट्रक्चर है उसको तैयार किया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर्स का बनेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। कब इलेक्शन हुआ ना, जुलाई अगस्त 1946 को इसका इलेक्शन होता है। जुलाई अगस्त 1946 को इसका इलेक्शंस होता है और इस इलेक्शंस के बाद क्या इसके आउटकम निकलते हैं ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको मिलता है 208 सीट, जो तुम्हारा मुस्लिम लीग है उसको मिलता है 73 सीट्स, और कुछ जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है उनको मिलता है। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अभी सारा चीज देखेंगे कि जो 93 सीट्स जो एलोकेट किया गया था किसको ना, प्रिंसली स्टेट्स को। 93 सीट्स किसको, या इसको याद रखना है,
कुछ ब्रॉड चीज। 389 मेंबर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ होगा। 296 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को गया, 93 सीट्स किसको चला गया ना, प्रिंसली स्टेट्स को। उसमें से गवर्नर प्रोविंस को 292 और जो 4 बच गया उसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को जाता है। तो ये 93 सीट्स जो बेसिकली ना प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया था, ये प्रिंसली स्टेट्स लोग डिसाइड किया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे। समझ में आया? तो प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड सॉरी ना प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड कि दे विल नॉट गोइंग टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये प्रिंसली स्टेट्स ने अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जो काम है, जिसको मीटिंग बोलेंगे ना, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ ना, इसके लिए भी एक टाइमलाइन याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 इस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ ना, पहला मीटिंग हुआ। द फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ। और इस मीटिंग में क्या क्या चीजें की गई और इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है कि टोटल 211 मेंबर्स इस मीटिंग को अटेंड किया। और इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको दैट इज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है ना। फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट के चैप्टर में कि प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट, तो ये फ्रेंच प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय ओल्डेस्ट मेंबर थे, एल्डेस्ट थे, उनको इसका प्रेसिडेंट चुना गया। और ये काम क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अब 11 दिसंबर 1946 का टाइम आया, तो 11 दिसंबर 1946 को इसमें 2 इंपॉर्टेंट काम किए गए। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि एक तो प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुना जाएगा। और जो परमानेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन फंक्शन क्या था ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एज अकॉर्डिंग टू इट्स प्लीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस बोलेंगे, इसकी बात हम लोग अभी और क्लैरिफाई करेंगे। तो किनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और किनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, बताइए ना। किनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया 11 दिसंबर 1946 को ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किनको इलेक्ट किया गया ना, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने। और सर बी.एन. राव ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यहां तक क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम कर रहा है। द फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी या फिर दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली चुना गया। और सर बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 का टाइम आएगा जब पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अब मूव कराएंगे। क्या होगा ना, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ ना, पंडित नेहरू will draft and move the objective resolutions। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है क्या, कोई बता सकता है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, यहां पर आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए और जो भी लिख सकते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन या फिर हम लोग को ईमेल कर व्हाट्सएप कर सकते हैं इसका आंसर कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड हाउ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस हैड गाइडेड द इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया। एनालाइज, राइट। इसको आप लोग मेंस की तरह आंसर लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दैट
13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू हैज ड्राफ्टेड एंड मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ने इवेंचुअल शेपिंग को गाइड किया, इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो बनेगा भारत का वो किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा, उसकी क्या फिलॉसफी होगी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या चीज को कनोट करता है ना, फंडामेंटल प्लस फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस इसको गाइड करेगा, और इसको किसने ड्राफ्ट और मूव कराया था ना, पंडित नेहरू, याद रखेंगे। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का ही जो मॉडिफाइड वर्जन है वो आज का क्या है ना, प्रीएम्बल है, माने प्रस्तावना। इसी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का क्या है ना, मॉडिफाइड वर्जन बेसिकली प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारी बातें कब हो रही है ना, 13 दिसंबर 1946 को। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को यूनानिमसली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। कब अडॉप्ट किया ना, 22 जनवरी 1947 को। कब अडॉप्ट किया बताइए ना, 22 जनवरी 1947 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यूनानिमसली अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ने को एक्सेप्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कब ना, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो यहां तक चीजें हम लोगों ने समझा कि अब जब हम लोग बातें करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल कितने सेशंस हुए थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम टोटल 11 सेशंस कंडक्ट किया गया था, और टोटल टाइम पीरियड कितना लगा, 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन। इतने टाइम पीरियड में ये कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार किया गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगस्त ऑफर के बाद प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया गया, और कैबिनेट मिशन के तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, 389 मेंबर्स का बना, 296 एंड 93 सीट में बटा। लेकिन इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना या नहीं एक्सेप्ट ज्वाइन किया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम शुरू किया 9 दिसंबर 1946 को, तब जाके पहला दिन क्या हुआ ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। 11 दिसंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी और बी.एन. राव, ये 3 लोग अपॉइंट किए गए, और 13 दिसंबर 1946 को द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बना के उसको दैट इज कॉल्ड अडॉप्ट किया गया, मूव कराया गया। और 22 जनवरी 1947 को क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ ना, इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को एक्सेप्ट किया यूनानिमसली। ठीक है, अब इसमें 2-3 और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे कि अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कुछ और रोचक और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ कमिटीज बनाई थी, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बनाई थी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का जो टास्क था, इस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के टास्क को करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमिटीज। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको चेयरमैन कभी कभी पूछा जाता है कि किस कमिटी के कौन चेयरमैन थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के नाम यहां पर हम लोग देखेंगे। उससे पहले ना, इन कमिटीज को मेजर कमिटीज और माइनर कमिटीज में डिवाइड किया जाता है, मेजर एंड माइनर कमिटीज। तो कितने मेजर कमिटीज थे ना, टोटल 8 मेजर कमिटीज थे। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर कमिटीज थे, इसका एक बेसिक्स आपको आना चाहिए ना। पहली कमेटी कौन थी, दैट इज कॉल्ड यूनियन पावर्स कमेटी। आपका लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे, यूनियन पावर्स कमेटी। सेकंड जो कमेटी थी वो कौन थी, दैट इज कॉल्ड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी, मेजर कमिटीज की बात कर रहे हैं, तीसरी कौन कमेटी थी बताइए ना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी, दैट इज एडवाइजरी कमेटी, द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ऑन माइनॉरिटीज
एंड दैट इज कॉल्ड ट्राइबल एरियाज। इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था, ये मेजर कमिटीज के नाम है। देन 5th नंबर की कमेटी बताइए कौन थी ना, स्टीयरिंग कमेटी। कौन थी? स्टीयरिंग कमेटी। फिर बताइए ना नेक्स्ट जो कमेटी थी और कौन सी कमेटी थी? रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी। ठीक, रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी। उसी तरह से जो एक 7th नंबर की कमेटी होगी वो कौन सी कमेटी होगी ना, स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो 8 मेजर कमिटीज बनाया गया, ये मेजर कमिटीज के टास्क एलोकेट किए गए और इन कमिटीज ने बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया। इसके चेयरमैन की बात करेंगे तो यूनियन पावर्स कमेटी का चेयरमैन कौन थे बताइए? न यूनियन पावर्स कमेटी के जो चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। द सरदार पटेल। द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल जो एरियाज हैं उनके लिए जो कमेटी बना, उनके चेयरमैन कौन थे? ना, सरदार पटेल। और इस कमेटी के अंदर बहुत सारे सब कमिटीज बनाए गए थे। बहुत सारे कमिटीज हैं, सबको याद करने का जरूरी नहीं है, बट आप लोग याद रख सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। तो कोई बता सकता है कि सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन कौन थे? ना, जेबी कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी इसके चेयरमैन थे। उसी तरह से बताइए स्टीयरिंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन कौन थे? ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी के जो चेयरमैन कौन थे? ना, सरदार पटेल। और वेरी इंपॉर्टेंट द ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं, कुछ इसको याद करना है, क्योंकि पॉलिटी मैंने बोला था कि पॉलिटी इज मोर लाइक फिजिक्स एंड लेस लाइक केमिस्ट्री। इसमें पढ़ना फैक्ट्स नहीं है, एक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में कुछ फैक्ट्स तो आपके पास होने चाहिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, तो यहां पर मैंने लिख दिया है। हालांकि आप लोग लक्ष्मीकांत का टेक्स्ट बुक में भी ये मिल जाएगा, आप लोग इसको याद करके रखेंगे। अब इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। इसको आप लोग याद रखेंगे। और कहां कंफ्यूज कर सकते हो आप? ना, कंफ्यूज करोगे यहां पर, दैट इज जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसको आप लोग स्पेशल ध्यान रखेंगे कि मे बी एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि जब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर्स, यहां पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं। बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, इसके चेयरमैन थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 7 मेंबर्स में कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स आप लोग याद रखना कि डॉक्टर अंबेडकर तो चेयरमैन थे ही, जैसे गोपाला स्वामी अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णमाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, ये इस कमेटी के मेजर इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, इन्होंने काम किया। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फंक्शंस था वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का फंक्शन क्या था? ना, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का खाका क्या होगा, तो ये मेन किनकी जिम्मेदारी थी? ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो जितने भी मेजर कमेटी थे और साथ ही जो माइनर कमेटीज थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उन सब ने कंसोलिडेट किया। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो ड्राफ्ट है वो कब बना था? ना, फरवरी 1948 को। फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट बना।
और उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के पास भेजा गया कि क्रिटिसिज्म, अमेंडमेंट्स, वो सारी चीज़ों को इलिसिट करने के लिए। जैसे हम पूछते हैं कि जो भी आपको चाहिए कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स कर सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली आपके साथ सिम्बायोसिस में काम करते हैं। तो पहला ड्राफ्ट जो बना वो कब बना, फरवरी 1948 को। फिर उसके बाद जो सेकेंड ड्राफ्ट बना वो कब बना ना, अक्टूबर 1948 को। सो दैट कि कितने इफिशिएंटली एंड एलिगेंटली ये टीम ने काम किया था। और जब सेकेंड ड्राफ्ट बना उसके बाद ना अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, उन्होंने 4 नवंबर 1940, दैट इज कॉल्ड नवंबर 4 1948 को सबसे पहली बार इस ड्राफ्ट प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसके बीच में क्या और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे। आप सभी जानते हो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके बाद क्या क्या चीजें हुई कि 2 डोमिनियंस क्रिएट हुए, एक इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पहले एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं द माउंटबेटन प्लान। कोई बता सकता है कि माउंटबेटन प्लान कब आया था? माउंटबेटन प्लान जून 3, 1946 को आया था। तो 3 जून 1947। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान, और माउंटबेटन प्लान के बाद भारत और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होंगे। और उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट चेंजेज हुए। क्या इंपॉर्टेंट चेंजेज हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्टेटस है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 3 स्टेटस चेंज हुआ। पहला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोवरेन बॉडी की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी ना, सोवरेन बॉडी। और इस सोवरेन बॉडी का काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उसको क्या बोलेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। क्या बोलेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन माने फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेगी। लेजिस्लेटिव बॉडी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बोला जाता है ना, पहला पार्लियामेंट था, फर्स्ट पार्लियामेंट था। और लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब जो भी उस समय के लिए लॉ की जरूरत होगी, लॉ इनेक्टमेंट, ये भी कौन काम करेगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 मेजर फंक्शंस थे। एक द कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन जिसका सोल टास्क क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा लेजिस्लेटिव फंक्शन जिसका फंक्शन था लॉ मेकिंग। तो जब भी लॉ मेकिंग की तरह ये बॉडी बैठती थी तो इसके चेयरमैन कौन थे ना, जीवी मावलंकर। इसके चेयरमैन कौन थे, जीवी मावलंकर। और जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मीटिंग करती थी तब इसका चेयरमैन कौन होंगे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्ट से याद रखेंगे ना। आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेटस चेंज हुआ, एक सोवरेन बॉडी जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी होगी उसके चेयरमैन जीवी मावलंकर होंगे। और ये अलग अलग दिन पे बैठती थी, अलग अलग दिन पे काम करती थी। मुस्लिम लीग का जो स्टेटस था ना, मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो जब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन करने से मना कर दिया तो फिर जो कंपोजिशन था किसका, 389, वो घट गया। और 389 घटने के बाद बेसिकली ये 299 बचा। और इस कंपोजिशन में मैंने क्या बोला था, 296 किसको गया था ना, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को, और 93 सीट्स किसको गया था, दैट इज कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स को। सो इनिशियली प्रिंसली स्टेट्स ने भी ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि इन्होंने इलेक्शंस में ही भाग नहीं लिया। अब न मुस्लिम लीग ने भी क्या किया ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिजाइन कर दिया या छोड़ दिया, वो अलग पाकिस्तान की बात करने लगे। तब फिर इसका कंपोजिशन घट के 299 बच गया। लेकिन जैसे ही माउंटबेटन प्लान का अनाउंसमेंट हुआ 3 जून 1947, तब फिर क्या हुआ कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडियन डोमिनियन के अंदर, उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना शुरू किया। और
28 अप्रैल 1947 आज का ही दिन है, ठीक है। 28 अप्रैल 1947 को 6 प्रिंसली स्टेट्स ने द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया। और वो 6 प्रिंसली स्टेट्स कौन थे ना, इसको नाम याद रखेंगे ना, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, रीवा एंड पटियाला। रीवा कहां है ना, मध्य प्रदेश, राइट। तो ये 6 प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया और धीरे धीरे और भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होते चले गए और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी, सोवरेन बॉडी, इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट काम किया। पहला काम कि मई 1949 को कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन, उसके लिए मेंबरशिप, उसकी तरह दैट इज कॉल्ड 22 जुलाई 1947 को जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, इसको अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। और द 24 जनवरी 1950 को 3 इंपॉर्टेंट काम किए गए। क्या किया ना, पहला नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रीय गान, नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे इसका चुनाव किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, इसके साथ साथ एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती रही और 24 जनवरी 1950 को इसका लास्ट सेशन था, ठीक है, लास्ट सेशन था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती रही जब तक कि जनरल इलेक्शंस 1951 में नहीं हुआ और नया दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट बनके तैयार हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये स्टोरी, ये दौर है हम लोग के संविधान को बनाने के लिए। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया। इसको मॉडर्न मनु बोला जाता है क्योंकि उन्होंने अपने फोर्सफुल एंड दैट जो रैशनल आर्गुमेंट से सबको इंटेग्रिटी के साथ इसको पास कराया। धीरे धीरे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को सारे मेंबर्स ने उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछूं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, या फिर रिपब्लिक डे ऐसा लिखा हुआ है क्या? नो, इसको क्या बोलते हैं, डे ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। डे ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन इनैक्ट हुआ था। इनैक्ट मतलब जैसे लेजिस्लेशन में लॉ पास होता है उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, इसलिए 26 जनवरी 1952 को एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि सेम डे 1930 में जो पूर्ण स्वराज का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला चैप्टर है। इसमें कुछ और बेसिक्स, कुछ क्रिटिसिज्म है, वो सारी बातें आप लोग दैट जो हम लोग का टेक्स्ट बुक है उसके एक बार रीडिंग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम लोगों ने पूरा इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसका एक बैकग्राउंड देखा कि किस तरह से भारत का संविधान बना है, किस तरह से एक आइडिया डेवलप होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो एक रियलिटी बनता है, किस तरह से ये काम करना शुरू करता है, और तमाम अप्स एंड डाउन्स के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान एक रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, क्योंकि इस दिन को डे ऑफ इट्स इनैक्टमेंट बोला जाता है, डे ऑफ इट्स कमेंसमेंट बोला जाता है। ठीक, दैट इज 26 नवंबर 1949 को बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं जैसे कि सिटीजनशिप है, इलेक्शंस है, वो सारा चीज पास हुआ। 26 जनवरी 1950 को मेजर पोर्शंस पास हुआ, इसलिए इसको डे ऑफ इट्स इनैक्टमेंट या डे ऑफ इट्स कमेंसमेंट बोला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग कंक्लूड करेंगे और आज के क्लास में हमने यही सीखा कि भारत का जो संविधान किस तरह से एक सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, सारे कमिटीज के एक एफर्ट्स और एक कंसर्टेड एफर्ट और एक रीजनल थॉट्स के साथ ये बना है, और भारत का संविधान किस तरह से एक
एक एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट की तरह ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस लागू होता है। हम लोग अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन, जिसको कि प्रीएम्बल बोला गया, उस प्रीएम्बल में क्या चर्चा होगी। फिर धीरे धीरे जो नेक्स्ट चैप्टर है कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी बात धीरे धीरे करते चले जाएंगे आने वाले क्लासेस में। तो तब तक हमारे साथ जुड़ के रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए एक बेसिक या फाउंडेशन स्टोन की तरह काम कर सकता है। तो आने वाले समय में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग आवर द वीडियो, बी इन ट्यून विद अस एंड वी विल टेक केयर अबाउट एवरीथिंग। सो हैव ए नाइस डे।